हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में एकदम मस्त होंगे। आइए उसी मस्ती में एक और नया कदम बढ़ाने के लिए आज आपके सामने एक मॉडल पेपर लेके उपस्थित है, जो है आपके फिजिक्स का। और ये मॉडल पेपर जो होगा ये आपके एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा देगा। तो क्या हमारे इस फिजिक्स के मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, क्या इन क्वेश्चनों का आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं? आज एक चैलेंज लेके आज देखते हैं कि आप आज के इस सेशन में कुल कितने प्रश्नों का सही सही जवाब जानते हैं। अगर जानते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है, नहीं जानते हैं तो आइए एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं कि आज के फिजिक्स का पहला जो क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रश्न क्या है बाबू? तो किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। अर्थात कोई अगर इस प्रकार का गोला है तो इसके अंदर ये आवेशित है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए ये कैसा है, आवेशित है, चारों तरफ इसके आवेश है। इसके अंदर का जो क्षेत्र है इस वाले भाग का, उसमें क्या होगा, उसका विद्युत क्षेत्र। तो आपको बता दें कि कोई भी खोखला गोला अगर होगा तो उसके अंदर का जो आवेश होता है या विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान 0 होता है। अर्थात मेरे इस प्रश्न पहले प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इस प्रश्न का आपको आंसर पता था? नहीं पता था, सीखते जाइए। आइए आज आपके सामने लाए हैं दूसरा क्वेश्चन। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा एक बार समझेंगे, देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्रों पर कुल आवेश का मान कितना होगा? देखिए सिंपल सी बात है, वोल्टता भी 1 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी अर्थात कह सकते हैं कैपेसिटी जो है वो 1 दिया हुआ है, 1 म्यू फैराड है, मतलब माइक्रो फैराड है। तो आपसे आवेश पूछा है तो आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वोल्टता को और इसको दोनों को क्रॉस कर देंगे। तो जैसे ही आवेश निकालने के लिए क्रॉस करेंगे तो 1 वोल्ट को 1 माइक्रो फैराड से गुना करेंगे, आपको मिलेगा 1 और वोल्ट फैराड मिलके हो जाता है कूलाम। अर्थात इसका सही राइट आंसर होगा 1 माइक्रो कूलाम, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप काउंटिंग करते जाएंगे कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या है देखते हैं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो ड्रिफ्टिंग होता है, मतलब अपसरित होता है। अर्थात वो एक नियमित रूप से न तो समरूप गुजरता है, न त्वरित होता है, न अवमंदित होता है, मतलब इसका स्पीड काफी कम भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके सामने चौथे नंबर में काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप 2021 में, 2022 में, 2023 में कभी भी एग्जामिनेशन देते हो, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये 4 याद करके जाइए। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, जिसे हम यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसे दूसरा नाम दिया गया है यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू आप शायद पढ़े होंगे 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। ऐसे काफी ज्यादा अच्छे से आप समझ जाइए। तो किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है जिसका नाम है किलोवाट घंटा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो कि आपके है 5वें नंबर में, प्रश्न का जवाब क्या होगा समझते हैं। लेज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? लेज का नियम ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के लिए होता है और कितना बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में बता दें कि लेज का नियम संबंधित होता है ऊर्जा के नियम से, अर्थात ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। थोड़ा सा प्रश्नों को तेज करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप अपने प्रश्नों का मिलान करते जाएं और क्वेश्चन देखते जाएं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मुक्त आकाश का परावैधुता का मान क्या होता है? ऐसे इसको हम लोग इस तरीके का एक संकेत होता है जिसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसका वैल्यूएशन बताना है। तो इसका जो वैल्यू होता है बाबू हमारे, वो होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12। अब यहां पर जो ऐसा ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया सी ऑप्शन में, तो ऐसा ही मात्रक यहीं से ले लीजिए जो दिया गया है फैराड प्रति मीटर। लेकिन इसका वैल्यू कभी कभी 8.85 गुना 10 का पावर -12 और इसका मात्रक कभी कभी दे देता है आपका, वो दे देता है कूलाम स्क्वायर बटा में या प्रति एम्पियर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी इसका ऐसा ही मात्रक दे देता है। तो याद रखेंगे ये फैराड मीटर भी आपका सही होगा, फैराड प्रति मीटर भी, और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसका जवाब सही होगा। आगे आज के 7वें प्रश्न के तरफ, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देंगे इसका क्या जवाब होगा। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र की ऊर्जा होगी, संधारित्र की ऊर्जा बतानी है कितनी होगी। तो अगर आप इसका ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं तो ऊर्जा कैलकुलेट करने पर बाबू मेरे ये आएगा 2.5 गुना 10 का पावर -3 जूल। एकदम आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल ऐसे बनाने नहीं आते हैं, इस पर एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, आप न्यूमेरिकल आराम से सीख जाएंगे। चलिए 8वां देखिए, वांडीग्राफ जनित्र या जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आपको पता होगा कि वांडीग्राफ जनित्र या जनरेटर जो है, ये वांडीग्राफ वैज्ञानिक के द्वारा या प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था? तो उच्च वोल्टता को प्राप्त करने के लिए। और ये एक ऐसा जनरेटर है जिससे लगभग 10 लाख वोल्टता की धारा प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा उच्च वोल्टता, अर्थात 8वें का सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, 9वें का क्या जवाब होगा, आइए पता लगाते हैं। प्रश्न क्या है बाबू, देखते हैं। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर्स निकालने हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जितना धारा प्रवाहित हो रहा है आवेश के द्वारा आप इसको आपस में क्रॉस कर देंगे। तो 1 से गुना कर देंगे 1.6 गुना 10 का पावर -19। अब अगर आप 1 से गुना करते तो सेम टू सेम यही होता है। मतलब इस प्रश्न का मेरे प्यारे आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न का जवाब ढूंढिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। आइए, एकदम आज सेशन में गर्दा कबारने वाले, एकदम मजा आने वाला है, कहीं डूलेंगे नहीं, दम मजा आएगा। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस कार्य सिद्धांत पर आधारित होता है ये बताना आपको। तो डायनेमो जो एक प्रकार के जनित्र पर सिद्धांत के आधार पर आधारित होता है, और डायनेमो होता है बाबू ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है ये भी याद रखना है। तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा जो होता है इसको चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। अच्छे से याद रखेंगे, किसमें? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा, किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। और किस सिद्धांत पर आधारित है अगर ये सवाल पूछा, इसका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। आइए 11 पर विचार करते हैं। 11 का जवाब जानते हैं क्या होगा। प्रश्न क्या है? 64 समरूप बूंदे जिसमें से प्रत्येक की धारिता 5 μF है से मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। देखिए एकदम नॉर्मल सवाल है, सवाल थोड़ा सा समझिएगा। पहले आपके सामने कितने बूंदे हैं? 64 बूंदे हैं। तो 64 को आप क्या करेंगे, एकदम ट्रिकली आपको सवाल बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाएंगे। आप देखेंगे कि इसका ये जो आपके सामने ये कितने का क्यूब है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा 64। आप यहां से जितने का क्यूब के उसका ले लेंगे बेस जो आपको मिला 4, और जितना उसकी धारिता उससे आपको गुना कर लेना है, मतलब 5 μF है। अब दोनों गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 5 चौके 20
म्यू एफ। और 20 म्यू एफ कहां है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आ गया है 12 नंबर में। जवाब क्या होगा फटाफट समझ के बताने का प्रयास करेंगे। नहीं पता होगा एकदम बताएंगे, डरना तो एकदम नहीं है। मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर चैनल को ठोक दीजिए सब्सक्राइब के रूप में। डरना एकदम नहीं है, एकदम डर के आगे जीत है, ऐसा हम बताते हैं हमेशा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। मतलब अगर मान लीजिए प्रकाश जो है ये आपके सामने सघन माध्यम है, ये जो है आपका विरल माध्यम है, तो प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या नहीं परिवर्तन होता है? तो उसका जो परिवर्तन नहीं होता है वो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। अर्थात इसका अगर 7500 एंगस्ट्रॉम इसकी आवृत्ति है, इसका अगर मान लीजिए 7500 फैराड अगर आपके सामने अगर है 7500 हटार्ज है तो ये 7500 ही रहेगा। मतलब पहले क्वेश्चन का इसे 12वें के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो 13 नंबर में है। जवाब क्या होगा एक बार बताएंगे सब लोग। 13 बताइए। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न उष्मा होगी। उत्पन्न उष्मा H निकालनी है तो आपको एक सूत्र यूज कर लेना होगा I²RT। अब I²RT निकालिए दम नॉर्मली। धारा का मान कितना है? तो धारा का मान जो है बाबू ये हम लोग के पास विभवांतर रूप में दे दिया है। टाइमिंग दिया है 20 मिनट और प्रतिरोध का मान दे दिया है कितना? तो ये दे दिया है 5 ओम। अब क्या करेंगे I²RT के रूप में तो मान नहीं है तो विभवांतर और प्रतिरोध से हम सबसे पहले I निकाल लेंगे। अब I निकाल लेते ओम के नियम से तो I बराबर होता है V/R। अब यहां से V का वैल्यूएशन आपके सामने है 7 और आपके सामने R का जो वैल्यू है वो है 5। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। I²R का मान अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो 7/5 का स्क्वायर हो जाएगा 49/25। ठीक है, स्क्वायर करना था। R का वैल्यू मतलब प्रतिरोध का वैल्यूएशन देख लीजिए कितना है तो ये आपके सामने 5 है और टाइम कितना है तो 20 मिनट। आपको बदल देना होगा इसको सेकंड में, मतलब 60 से गुना करके। अब 5 से इसको कटा लीजिए, 25 कटा और 6 इसको 5 से कटाते तो 4 बार में ये कटा। अब बाकी जो पद बचा है इसको गुना करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा लगभग 2800 कैलोरी। अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर। एकदम आसान प्रश्न, एकदम आसान और एकदम जबरदस्त। इस क्वेश्चन का जवाब आपको तो पता होगा। प्रतिघात मात्रक है तो प्रतिघात जो होता है वो LCR परिपथ, LR परिपथ, कई सारे परिपथों में साबित या बताया जाता है। तो इसका SI जो मात्रक होता है बाबू ओम होता है। कहीं और निशाना नहीं लगाएंगे, एकदम टन्ना B पर। आइए अगला क्वेश्चन आ गया है 15 नंबर में। जवाब क्या होगा एक बार बताएंगे। प्रश्न क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? अर्थात कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है इसकी लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है ये भी बढ़ जाती है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 की ओर आते हैं। 16 का जवाब क्या होगा समझते हैं, बताते हैं और जल्दी जल्दी आप समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? तो देखिए अगर प्रिज्म कोई है, अब विचलन जो है ये न्यूनतम है तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों के दोनों लगभग इक्वल होंगे, क्योंकि कही तो रहा है ना कि न्यूनतम विचलन होना चाहिए। इसका मतलब बाबू इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे टाइप से ना एकदम बेवकूफ बनाते हैं आपको, और ऐसे में बेवकूफ बन गए तो फिर लॉस होगा, नंबर तो आपके कटेंगे ही कटेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए। 17 क्वेश्चन जो है आपके सामने बाइनरी नंबर से है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। क्या है देखते हैं। दसवीं संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने का उत्तर क्या होगा? तो आप दम नॉर्मल तरीके से 25 में आप भाग लगाइए 2 से। कैसे?
2 से भाग लगाइए तो 2 25 से कितने बार में कटेगा, 12 बार में। जो शेष बचेगा आपको साइड में यहां लिखना है। चलिए फिर ये 2 से, ये तब तक करेंगे जब तक कि नीचे आपके सामने 1 या 0 ना बच जाए। तो 6 दूनी 12, ये तो कट गया, शेषफल कितना बचा, 0। फिर आप 2 से भाग लगाइए, 3 बार में कटा, शेषफल बचा 0। फिर 2 से कटाइए, 1 बार में कटा, शेषफल बचा, शेषफल 2 एकम 2, शेषफल कितना 1, या 0 बचा था। अब इसको आपको उल्टे क्रम में लिख देना है। मतलब क्या लिखना है आपको, 1 1 0 0 1। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, ये आपका डैश में, तो ये टच कर रहा है बाबू, और ये टच कर रहा है आपके किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। मतलब इस प्रश्न का 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 देखिए, 18 का जवाब क्या होता है, जल्दी जल्दी समझेंगे, एकदम कमर कस लेंगे। आज एकदम मजा आने वाला सेशन में, एकदम जबरदस्त सेशन होने वाला है। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। प्रश्न क्या है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा। तो देखिए 10 माइक्रोकूलाम है तो विद्युतीय फ्लक्स का मान अगर आप निकालते हैं, जिसका सही मान आता है 36 पाई गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 का जवाब दीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सा दृश्य भाग में पड़ता है, तो एक लाइन में याद रखिए, जो इसका आविष्कार किए थे बॉमर श्रेणी, ऑप्शन डी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। मतलब ये अगर तीखा कोर है तो इस पर मुड़ जाता है प्रकाश, इस घटना को क्या कहते हैं बाबू, तो इस घटना को विवर्तन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 21 नंबर में, इंपोर्टेंट रे बाबू, इंपोर्टेंट, देख लो जल्दी से। नीचे दिखाए गए परिपथ होना चाहिए, खंड में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। देखो ये दोनों जो है ना बाबू, ये आपके जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में धारिता को, मतलब कैपेसिटी जो होती है, इसको डायरेक्ट जोड़ा जाता है। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए बाबू। अब इसको देख लीजिए, ये आपके सामने सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में आपको जोड़ देना है 1 बटा करके। मतलब 1/5 और 1/4 जोड़िए, 20 एलसीएम हुआ, ऊपर हो गया 4 + 5 टोटल करते हैं तो 9/20। जबकि समतुल्य निकालेगा तो भिन्नों को उल्टा करना होता है, तो 20/9 मिला। 20/9 देख लो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 22 आ गए हैं, 22 के पास 22 जवाब दो। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है। देखो कुछ गड़बड़ा है, ज्यामितीय लंबाई कम होती है, चुंबकीय लंबाई ज्यादा होता है। ज्यामितीय लंबाई कम होता है, याद रखेंगे, और ज्यामितीय लंबाई से चुंबकीय लंबाई अधिक होता है। और ये होता कितना है, तो ये 5 भाग और ये आपका 6 भाग। देखिए कहां 5 ऊपर 6 नीचे, डी ऑप्शन में मिला। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 23 नंबर, जवाब क्या होगा देखेंगे। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। तो कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। इसका मान आप देख लीजिए दम आराम से, 3/2 बटा में निकाल लीजिए 4/3, कैलकुलेट कर लीजिए। 3/2 ये आपके सामने 3 में आ गया 4, अपोजिट कीजिए, गुना करके 9/8, साइन इनवर्स के रूप में आपके सामने आ जाएगा 9/8, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 आ गया है बाबू, 24 का जवाब देंगे। प्रश्न का होगा क्या जवाब, एकदम देखिए और समझिए। यंग के छिद्र द्विच्छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, जितना प्रकाश का तरंगदैर्घ्य गुना किया जाएगा
फ्रिंज की चौड़ाई भी उतनी गुनी बड़ी हो जाएगी। बढ़ा है दुगना, बढ़ेगा दुगना। ऑप्शन बी जो होगा एकदम करेक्ट होगा बाबू। आ जाओ, आज 25 में आ गए हम, जल्दी से 25वें का जवाब देंगे। क्या होगा इसका? एक उत्तल लेंस में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एकदम नॉर्मल सवाल है, हल कर लो। लेंस है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u पर मान रखो, बनाओ, एकदम सही आंसर आएगा और सही आंसर आएगा 36। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 26 नंबर। जवाब क्या होगा देखते हैं। प्रश्न, श्रेणी क्रम में बद्ध एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्तें कितनी हैं? तो आवश्यक शर्तें हैं कि एल का जो आपका प्रतिघात होता है, क्या बाबू? ओमेगा एल। इस सी की कैपेसिटी की जितनी प्रतिघात होता है, मतलब 1/ω_c, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कौन से ऑप्शन को टच करता है? ए को। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 देखिए, 27 में आ गए हैं, एकदम गर्दा मचाने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन आप नहीं समझे हैं, नहीं आंसर पता है, आप उसका जवाब जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहां एक भी क्वेश्चन आपको बिना इंपॉर्टेंट नहीं बताया जाता। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आप नहीं समझे हैं उसको नोट डाउन जरूर कीजिए। 27 देखिए, एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक आपके सामने है। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होगी? देखिए, आवृत्ति ये वाला अंक होता है, ठीक है, 50 है, आंसर 50 होगा। ज्यादा इधर उधर मत भटकिए, ठीक है, एकदम आवृत्ति टन्ना मारिए ऐसे। चलिए 28 क्या आ गया? 28 है कि बूस्टर का नियम कौन सा है इसमें? तो बूस्टर का नियम होता है बाबू म्यू इक्वल टू 10I_p, और ये किस में मिलता है देख लो, सी ऑप्शन में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले बोल चुके हैं, प्रत्येक क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एकदम दिमाग लगा के अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में सब यही क्वेश्चन होंगे। बीटा क्षय उत्पन्न करता है, तो बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है? तो बीटा क्षय जो होता है ये आपका उत्पन्न करता है समभारी को, अर्थात आइसोबार को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30वां क्वेश्चन आ गया है। 30 प्रश्न क्या है, जवाब देखते हैं, समझते हैं, बताते हैं आंसर क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? मतलब किसका जो वेव लेंथ है वो कम होता है, आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, एक्स किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण और टेलीविजन तरंग। तो अगर इस प्रश्न का जाने तो एक्स किरण जो होता है इसका तरंग दैर्घ्य लगभग 1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच माना जाता है, और ये सबसे कम है, क्योंकि टेलीविजन तरंग जो होता है ये तो ज्यादा होता है, 30 या 300 के आसपास होता है। तो इसका हम सही जवाब बताएंगे बाबू आपको, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 में आ गए। 31 का जवाब क्या होगा, प्रश्न को समझते हैं। देखिए, मजा आएगा। प्रश्न क्या है बाबू, देखो तो, एकदम देख लो, क्योंकि अगला एग्जामिनेशन जो है ना वो तुमको ये सब क्वेश्चन दिलाएगा, छक्का छूट जाएगा नहीं तो। ड्रिप-रोगली तरंग लेम्डा एवं तरंग संवेग पी के बीच का सही संबंध रिलेशन बताना, दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा, बता दो जल्दी से। इसका रिलेशन क्या होगा, इसमें सही कौन सा है देख लो, घेरा लगा दिए, एकदम बी सही है। अर्थात लेम्डा बराबर है H/P, P जहां संवेग है। ट्रांसफॉर्मर, हाँ आ गया है। ट्रांसफार्मर का क्रोड क्या चीज का बना होता है? ट्रांसफार्मर के जो कुंडली होते हैं ऐसे ऐसे बना के हम बता चुके हैं। 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई और एक होता है बाबू उपचाई, याद अच्छे से रखना है। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसके क्रोड नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 33 में आ गए ना, आ जाओ देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। एकदम सारे क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं,
एकदम जाओ एग्जाम में और लगा के आओ। निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता? विद्युतीय क्षेत्र से भी त्वरित नहीं होता है, मतलब हिल डोल भी नहीं करता है, कहीं कुछ नहीं होता है। वो क्या है? कौन सा ऑप्शन 33 का सही होगा? इसका सही होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पर बाबू आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। तो जब आवेश ही नहीं है तो विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित क्या होगा? एकदम नहीं होगा। 34 देखिए, 34 का जवाब ढूंढते हैं, पता लगाते हैं प्रश्न का आंसर होगा क्या। देखते हैं जल्दी से। दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, तो उनकी नाभिक त्रिज्याओं का अनुपात बताना है कितना है। तो देखिए दम नॉर्मल तरीका हम बताते हैं। आपको क्या करना है कि जो दोनों अंक है आप इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। 1 का क्यूब रूट निकालेंगे 1 होगा, और 27 का बाबू जैसे क्यूब रूट निकालोगे तो 3 होगा। देख लो कौन से ऑप्शन में है। 1:3 मिला आपको किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ए इज राइट आंसर। 35 में आ गए। 35 का जवाब ढूंढेंगे और बताएंगे क्या इसका जवाब आपको पता है? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं, आइए। तो भूतरंगों के लिए आवृत्ति होती है, भूतरंगों के लिए आवृत्ति कितनी होती है? ऐसे अभी बजाने थे कि अल्फा जो तरंगे होती है, एक्स तिरंगे जो तिरंगे होती है, एक्स तरंग होती है, एक्स किरणें जो होती है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लेकिन आवृत्ति भूतरंगों का बताइए। तो भूतरंगों का जो आवृत्ति होता है वो 1500 किलो हर्ट्ज से लगभग कम होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 का जवाब ढूंढिए, बताइए कौन सा होगा। एक समान विद्युतीय क्षेत्र E और द्विध्रुव को E की दिशा में थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य कितना होता है? तो ये होता है बाबू W = PE × 1 - cos थीटा। कौन से ऑप्शन को टच कर रहा है? ए ऑप्शन में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37वें प्रश्न में आ गए हैं। बहुत आसान, बहुत आज सेशन में मचाने वाला है। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा धीरे से, और जल्दी से सारे दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, सारे लोग इसका लाभ उठा सके। मजा आएगा आज सेशन में, और इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को जरूर मिलते रहेगा। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, एन टाइप के। तो एन टाइप को हम याद कराए थे आपको। एन टाइप का मतलब याद रखिए नेगेटिव। नेगेटिव किस पर आवेश होता है? तो नेगेटिव जो होता है बाबू वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इलेक्ट्रॉन। 38 को देखिए, 38 का जवाब क्या होता है देखते हैं। निम्नांकित में किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है, मैक्सिमम होती है? तो याद रखें, हम लोग गांव घर में याद रखे हैं, गामा पहलवान, मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसका जवाब होगा गामा किरणें। ऑप्शन डी के साथ बढ़ेंगे आगे, देखेंगे भी नहीं हम इधर उधर, जहां भी डी होगा, जहां भी गामा किरणें होगी लगा देंगे दम निशाने पर। 39 देखिए, 39 का जवाब क्या होता है समझते हैं। तत्व आपके सामने है, एक अज्ञात तत्व दिया गया है। इसके एक नाभिक में पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण का उत्सर्जन करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या कितनी होती है? देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 202 और 84 और x। आपसे पूछा गया परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या तो बाबू पता है कि 84 हुआ नीचे वाला। अब आपको पता है कि अल्फा कण के बाद 84 किस तरीके से बदलेगा, आपको पता है होना चाहिए। तो 84 जो बदलेगा इसमें 2 की कमी हो जाएगी। अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आता है। तो इसमें ये हो गया कितना? ये हो गया 83। अब उसके बाद कह रहा है कि ये को बीटा कण भी निकला है, तो इसका मतलब बीटा कण जब निकलता है बाबू तो एक जो होता है, मतलब परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु संख्या जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परमाणु भार जो होता है उसमें 1 की वृद्धि हो गई, मतलब इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हाल हुआ, अर्थात ये 83 ही रह गया। ऑप्शन कौन से सही होंगे? ऑप्शन नंबर बी।
लेकिन यही सवाल अगर पूछा होता कि परमाणु भार में क्या कमी होगी, तो पहले आप क्या करते, 202 में 4 घटाते, 202 से 4 घटाते तो 198 होता, और जब बीटा कण निकलता तो एक परमाणु द्रव्यमान उसका बढ़ जाता, होता 199। अच्छे से याद रखेंगे ये चीज आपको आज जो बताए। 40 देखिए, 40 का जवाब क्या होता है समझते हैं। प्रश्न क्या है बाबू, तो पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी। तो देखिए, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी है आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसका जस्ट दुगना होगा, ऐसे याद रखेंगे। तो अगर यह 50 हर्ट्ज है तो 50 का दुगना कीजिए, 50 का जैसे ही दुगना करते हैं आपको 100 मिलता है। कहीं घबराइए मत, कहीं जाइए मत, जहां ऑप्शन दिखे लगाइए बस वहीं पर। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए आ गए 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 का जवाब देते जाइए, आगे बढ़िए। चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस प्रश्न का लाभ उठा सकें। किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है तो परिपथ का शक्ति गुणांक का मान कितना होगा। देखिए, शक्ति गुणांक निकालने का 2 स्पेशल ट्रिक होता है, एकदम नॉर्मली होता है। नॉर्मली क्या होता है बाबू, तो जो भी संख्या आपके सामने है उसका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। अर्थात इसमें हम 41 का राइट आंसर बताएंगे, इसका आएगा 0.8 लगभग, अर्थात बी ऑप्शन इसका जो होगा एकदम करेक्ट होगा। अगर मेरे चैनल से कोई भी शिकायत आपके पास रहा हो, किसी प्रकार का कोई शिकायत रहा हो, तो कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिए। आपके कमेंट को फॉलो करके जल्दी से जल्दी उस रिप्लाई का हम जवाब देने वाले हैं, और उसके अंतराल में जो भी आपको समस्या होता है जरूर बताइए। अगला प्रश्न 42 नंबर जो हम आपको कहेंगे आपके रहेगा होमवर्क में, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए, बताइए कमेंट बॉक्स में, और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।